लास्ट में बताता हूँ मैं इस रिकॉर्डेड लेक्चर का क्या करते हैं। चलो, तो जितने भी RDBMS सिस्टम्स है वो RDBMS सिस्टम के अंदर हम डेटा स्टोर करते हैं, तो वो कौन से फॉर्म में डेटा स्टोर होता है? फॉर्म ऑफ एंटिटी। एंटिटी फॉर्म में डेटा स्टोर होता है और एंटिटी को हम टेबल बोलते हैं। ठीक है, नो एसक्यूएल के बारे में अभी देखते हैं। टेबल जो होता है, टेबल का मतलब क्या होता है? टेबल के अंदर मल्टीपल रोज होती है, मतलब टेबल मीन्स कलेक्शन ऑफ रोज। बराबर, सिंपल। किसी को कहीं पे भी प्रॉब्लम लगे तो चैट बॉक्स में आपका नाम लिख दीजिएगा। जैसे ही मुझे पता है नोटिफिकेशन आएगा, मैं पूछूंगा कि भी क्या डाउट्स है। कलेक्शन ऑफ रोज मीन्स टेबल, और रो के अंदर क्या होता है यहां पे समझते हैं। एकदम जीरो से क्लियर करना पड़ेगा, तभी एसक्यूएल समझ में आएगा, और एसक्यूएल समझ में आएगा तभी नो एसक्यूएल समझ में आएगा। चलो, तो मानो कि ये हमारा पूरा एक टेबल है। टेबल मतलब क्या? कलेक्शन ऑफ रोज। तो ये एक रो है, सेकंड रो, थर्ड रो, मल्टीपल रोज का कलेक्शन हो सकता है। और रो का मतलब क्या होता है? रो का मतलब एक रो। एक रो का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ, ज़्यादातर लोग गलत बोलते हैं कलेक्शन ऑफ कॉलम्स, ऐसा नहीं होता है। रो के अंदर जो होता है उसको हम कॉलम नहीं बोलते हैं। एक रो के अंदर ये जो बॉक्स है वो पूरी कॉलम नहीं है, पूरी कॉलम तो ये है। तो रो इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ कॉलम्स, रो इज कलेक्शन ऑफ सेल्स। ये एक एक जो बॉक्स है उसको हम बोलते हैं सेल। रो मीन्स कलेक्शन ऑफ सेल्स। तो यहां पे लेते हैं, रो का मतलब कलेक्शन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो यहां पे एक और भी चीज ऐड कर सकते हैं हम टेबल के अंदर, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स का दोनों का कलेक्शन कंबाइन होके जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को हम टेबल बोलते हैं। और उसमें से पर्टिकुलर एक जो रो होती है वो रो को हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ सेल्स। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है, रिलेशनल डेटाबेस है, उसमें से डेटाबेस के साथ कुछ काम करना है तो हम क्या करते हैं? क्वेरी लिखते हैं। तो क्वेरी लिखना पड़ता है। वो क्वेरी लिखने की जो एक लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को बोलते हैं SQL। तो यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, इट यूजेस SQL टू क्वेरी डेटाबेस। मतलब इस टाइप का जो डेटाबेस है, जो रिलेशनल डेटाबेस है, उसका एक स्ट्रक्चर फिक्स है। देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फिक्स है कि भी ये एक रो होगी, रो के अंदर इतने ही सेल्स होंगे। सेकंड रो होगी तो सेकंड रो में भी इतने ही सेल्स होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि पहली रो में एक ज़्यादा सेल है, थर्ड रो में 2 ज़्यादा सेल है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर पहले से डिफाइंड होता है, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। तो ये फिक्स है, इसलिए इसको स्ट्रक्चर्ड डेटा भी बोल सकते हैं। बराबर, ये सबको क्या बोल सकते हैं? RDBMS बोलते हैं, या तो स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस भी बोल सकते हैं। यहां पे भी लिख सकते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो जो डेटा स्ट्रक्चर्ड नहीं है उसको अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं, और अनस्ट्रक्चर्ड नो SQL पार्ट में आता है। तो पहले हम थोड़ा SQL समझते हैं, फिर SQL समझ में आ जाने के बाद नो SQL के ऊपर आते हैं। ठीक है, चलो। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा को समझने के लिए या तो फिर स्ट्रक्चर्ड डेटा को यूज करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? SQL क्वेरी यूज करना पड़ता है। तो पहले आपको SQL आना चाहिए। जस्ट अ मिनट है, इंपॉर्टेंट कॉल है एक। चलो, तो सबसे पहले आपको SQL क्वेरी आना चाहिए। तो मैं पहले SQL क्वेरी सिखाऊंगा। SQL क्वेरी समझ में आ जाने के बाद हम NoSQL डेटा पे आएंगे। और NoSQL डेटा जो है
उसके लिए मार्केट में या तो इंडस्ट्री में ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है मोंगोडीबी। तो हम आज एसक्यूएल भी करेंगे, मोंगोडीबी का इंस्टॉलेशन भी करेंगे, मोंगोडीबी के अंदर डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें अलग अलग क्या बेनिफिट्स है, वो सब जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। लेकिन वो तभी समझ में आएगा जब आपको एसक्यूएल समझ में आएगा। ठीक है, तो एसक्यूएल को यूज़ करने के लिए आप कोई भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में वर्कआउट कर सकते हैं। ओरेकल में भी काम कर सकते हैं, माई एसक्यूएल भी कर सकते हैं, MS SQL सर्वर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पीसी में अभी क्या है, मेरे पीसी में अभी माई एसक्यूएल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। कोई भी डेटाबेस यूज कर सकते हो आप। अगर आपके पीसी में ओरेकल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो उसमें भी यही क्वेरी यूज कर सकते हो। एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल है तो उसमें भी यही क्वेरी यूज कर सकते हो। तो माई एसक्यूएल में भी दो तरीके हैं। माई एसक्यूएल मैंने जो इंस्टॉल किया है वो एक जैम्प सर्वर करके सेटअप आता है, XAMPP जैम्प सर्वर है ना। तो जैम्प सर्वर एक ऐसा सेटअप है जिसमें माई एसक्यूएल इंस्टॉल्ड इनबिल्ट होता है। अगर आप जैम्प सर्वर इंस्टॉल करना नहीं चाहते, सिर्फ माई एसक्यूएल इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो सेपरेटली माई एसक्यूएल का सेटअप भी नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट ये जैम्प की है, इसलिए मैंने ऑलरेडी उसके अंदर इंस्टॉल करके रखा है। तो जैम्प के थ्रू अगर इंस्टॉल किया हुआ है तो उसको स्टार्ट करने का तरीका क्या है, यहाँ पे मैंने जैम्प का मेरे पास शॉर्टकट है, वहाँ एक ऑप्शन आता है, देखिए माई एसक्यूएल स्टार्ट। तो जैसे ही ये माई एसक्यूएल स्टार्ट होता है तो माई एसक्यूएल को ग्राफिकली अगर यूज़ करना है, ठीक है, माई एसक्यूएल को ग्राफिकली यूज़ करना है तो उसके लिए भी अलग अलग वेरिएशंस आते हैं। ओरेकल को भी ग्राफिकली यूज़ करना है तो ओरेकल के भी अलग अलग वेरिएशंस वाले सेटअप्स आते हैं। जो G वर्जन आता है, जो भी ओरेकल के सेटअप में G वर्जन आता है, G का मतलब होता है GUI, मतलब ओरेकल को आप GUI के थ्रू यूज़ कर सकते हो। सेम वे माई एसक्यूएल को भी आप GUI के थ्रू यूज़ कर सकते हो। तो मैंने जो ये जैम्प का सेटअप इंस्टॉल किया है उसके साथ इनबिल्ट एक माई एसक्यूएल को यूज़ करने का GUI सेटअप है, और अलग से भी आप माई एसक्यूएल को यूज़ करने का GUI सेटअप इंस्टॉल कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इनबिल्ट सेटअप को यूज़ करता हूँ। तो इनबिल्ट को यूज़ करने के लिए ब्राउज़र में जाना है, और ब्राउज़र में जाने के लिए लोकल होस्ट लिखना है सिर्फ, बस। बराबर, आपको क्या करना है, इसमें कोई स्पेशल इंस्टॉलेशन नहीं है। जैम्प सर्वर इंस्टॉल कर दिया, नेक्स्ट 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 फिनिश। बराबर, जैसे ही जैम्प सर्वर इंस्टॉल कर दिया तो यहाँ पे एक अलग से फोल्डर लेता हूँ मैं। चलो, यहाँ पे सी ड्राइव के अंदर जैम्प नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, और जैम्प नाम के फोल्डर के अंदर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जैम्प कंट्रोल। तो जैम्प कंट्रोल यहाँ से डबल क्लिक करके भी आप माई एसक्यूएल को स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन रोज़ रोज़ चालू करने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमने क्या कर दिया, डेस्कटॉप के ऊपर एक शॉर्टकट बना दिया। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है शॉर्टकट क्रिएट करना है या नहीं करना है। चलो, तो यहाँ से जैसे ही मैंने लोकल होस्ट लिखा है तो लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है आपको PHP माई एडमिन। तो PHP माई एडमिन के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हो तो ये जो GUI मिलता है वो माई एसक्यूएल डेटाबेस को यूज़ करने का GUI है। PHP माई एडमिन लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये PHP है। ठीक है, ये तो GUI है, ब्राउज़र बेस्ड GUI, ब्राउज़र बेस्ड GUI है, जिसके थ्रू हम माई एसक्यूएल डेटाबेस के साथ वर्कआउट कर सकते हैं। इसका नाम PHP माई एडमिन है। ठीक है, तो जैसे ही ये PHP माई एडमिन के ऊपर क्लिक किया तो इसमें रट्टा कुछ नहीं मारना है, समझ के ही करना है। तो लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में यहाँ पे ये जो पूरा लिस्ट है वो डेटाबेस का लिस्ट है। माई एसक्यूएल जो है वो डेटाबेस सिस्टम है, और डेटाबेस सिस्टम के अंदर हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो लिस्ट है वो मेरा एग्जिस्टिंग डेटाबेस है सब। अगर आपको एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है तो यहाँ पे देखिए ऊपर जहाँ मेरा माउस कर्सर है, डेटाबेसिस नाम का एक ऑप्शन है। जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आता है क्रिएट डेटाबेस। बस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है,
बराबर, रट्टा कुछ नहीं मारना है। क्रिएट डेटाबेस, यहाँ से मैं एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, सपोज GIT_डेटाबेस। कोई भी डेटाबेस में अगर आप डेटाबेस का नाम क्रिएट करते हो तो स्पेस इज नॉट अलाउड। जैसे सी प्रोग्रामिंग सीख चुके हो आप, उसमें वेरिएबल के जो रूल है कि भाई स्पेस इज नॉट अलाउ, स्पेशल सिंबल इज नॉट अलाउ, वही रूल यहाँ पे मेंटेन करना है। तो GIT_डेटाबेस, बराबर। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर कुछ भी रख सकते हो, लेकिन हमेशा हैबिट ऐसी रखो कि डेटाबेस का नाम, कॉलम का नाम, टेबल का नाम हमेशा स्मॉल देने की प्रैक्टिस करो। ऐसा कोई रूल नहीं है, कैपिटल ले सकते हो, बराबर। तो GIT_डेटाबेस, ये मैंने डेटाबेस का नाम दे दिया। यहाँ से डायरेक्टली क्रिएट के ऊपर क्लिक करो, तो जैसे ही क्रिएट किया ये लिस्ट में एक और डेटाबेस ऐड हो गया, GIT डेटाबेस। और अभी करंटली हम कहाँ पे एक्टिव है वो यहाँ से दिखता है। देखो जहाँ पे मेरा कर्सर है वहाँ पे देखो, डेटाबेस कॉलन करके GIT डेटाबेस, मतलब हम GIT डेटाबेस के अंदर अभी एक्टिव है। तो डेटाबेस के अंदर क्या ऑप्शन आया, यहाँ पे एक ऑप्शन आया क्रिएट टेबल, और यहाँ पे आया नेम। तो यहाँ पे टेबल का नाम लिखो। तो हम क्या कंसीडर करके चलते हैं, मानो कि हमारा डेटाबेस है GIT_डेटाबेस, ठीक है, ये हमारा डेटाबेस है, ऐसा कंसीडर करके चलते हैं। और ये डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल का नाम हम कंसीडर करते हैं, सपोज मानो मार्कशीट या तो स्टूडेंट, वॉटेवर जो भी नाम लेना है वो। और मार्कशीट टेबल के अंदर जो हम कॉलम्स क्रिएट करेंगे वो कॉलम का नाम हम लेते हैं, सपोज रोल नंबर, नेम, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश। वैसे बहुत कुछ ले सकते हैं, लेकिन अभी सैंपल के हिसाब से हम इतना कंसीडर करके चलते हैं। चलो, तो ये स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया कि भी GIT डेटाबेस है, मार्कशीट टेबल है, रोल नंबर, नेम, मैथ, साइंस, इंग्लिश, ये कॉलम्स है या तो फील्ड्स है। लेकिन आज से आपको एक बात याद रखनी है कि कोई भी डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करो, बराबर, ये समझ लेना। आज से आपको एक बात याद रखनी है कि कोई भी टेबल क्रिएट करो तो पहली कॉलम हमेशा ID नाम की ही रखो, क्योंकि जब ये डेटाबेस को आप प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करोगे, वेब प्रोजेक्ट हो या डेस्कटॉप प्रोजेक्ट हो या कोई भी तरीके का प्रोजेक्ट हो, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर हमेशा ID फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी और पड़ेगी, बराबर। इसके बारे में अभी हम डिटेल्स में नहीं जाते हैं कि भी ID कब ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ ज़रूरत पड़ेगी और किस सिचुएशन में ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन आपको अभी ये याद रखना है कि कोई भी टेबल क्रिएट करो, हमेशा पहली फील्ड का नाम रखो ID, ठीक है। वो एक स्पेशल फील्ड होती है, वो उसके बारे में अभी आज डिस्कस नहीं करते हैं हम। अभी इतना याद रखो कि ID फील्ड पहली लेनी है। चलो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक टेबल का नाम रख देते हैं मार्कशीट। तो वापस जाते हैं PHP MyAdmin में, टेबल का नाम मार्कशीट। कॉलम काउंट कर लो, कितनी कॉलम हुई, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है नंबर ऑफ कॉलम्स, तो 4 है, उसकी जगह पे हम कर देते हैं 6। उसके बाद यहाँ से बटन के ऊपर क्लिक कर दो, गो। सब कुछ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ही करना है, कुछ भी रट्टा नहीं मारना है। अब देखो, जैसे ही गो किया तो एक और फॉर्म क्रिएट हो गया, और उस फॉर्म के अंदर यहाँ पे फर्स्ट कॉलम पे देखिए नेम, मतलब कॉलम्स के नाम क्या होंगे। तो पहली कॉलम का नाम मैं लेता हूँ ID, सेकंड कॉलम का नाम ले लेते हैं रोल नंबर, यहाँ से ले लेते हैं नेम, मैथ्स। ये नीचे जो हेल्प आती है वो आपके पीसी में नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पीसी में ऑलरेडी ये नाम का टेबल पहले बन चुका होगा, इसलिए वो हेल्प मिलता है। साइंस, इंग्लिश। तो ये कॉलम्स के नाम हो गए। फिर उसके बाद कॉलम्स के डेटा टाइप डिसाइड करने हैं। जैसे प्रोग्रामिंग में आप कोई भी वेरिएबल के नाम डिसाइड करते हो, सेम वे यहाँ पे ID हमेशा न्यूमेरिकल ही होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही होगा। तो ID का टाइप यहाँ पे क्या मैच होगा, यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट में इंटीजर है, बराबर। फिर इंटीजर में भी, न्यूमेरिक टाइप में भी बहुत सारी वेराइटी है, टीनी इंटीजर, स्मॉल इंटीजर, मीडियम इंटीजर, बिग इंटीजर। मान लो कि आपके डेटाबेस के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड होने वाले हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ इतने ज़्यादा रिकॉर्ड्स होने वाले हैं, तो इंटीजर की रेंज तो छोटी पड़ जाएगी, तो हम ले लेंगे बिग इंटीजर। लेकिन अभी इतने रिकॉर्ड्स नहीं स्टोर करने हैं, इसलिए मैं लेता हूँ इंटीजर।
सेम वे रोल नंबर भी आएगा इंटीजर, नेम। तो प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, नेम को अगर स्टोर करना है तो हम क्या डेटा टाइप यूज़ करते हैं? वैसे तो हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग इज़ नॉट अ डेटा टाइप, तो स्ट्रिंग इज़ नॉट अ डेटा टाइप इन C एंड C++, बराबर। तो स्ट्रिंग के लिए हम C++ में क्या यूज़ करते हैं? कैरेक्टर डेटा टाइप यूज़ करते हैं, बराबर। तो यहाँ पे MySQL डेटाबेस में, MySQL डेटाबेस में स्ट्रिंग के लिए एक डेटा टाइप बना हुआ है varchar। सेम वे ओरेकल में भी varchar ही है, ठीक है। तो रोल नंबर के अंदर तो इंटीजर ही है, नेम के अंदर varchar। और जब भी हम varchar डेटा टाइप लेते हैं तो एग्जैक्ट उसके बाजू में एक बॉक्स दिया हुआ है जिसका हेडिंग क्या है? लेंथ और वैल्यूज़, मतलब इसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो मैक्सिमम लेंथ में देता हूँ 200। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसने 200 कैरेक्टर की मेमोरी साइज ऑक्यूपाई कर ली। varchar का मतलब होता है वेरिएबल लेंथ, और वेरिएबल लेंथ का मतलब होता है अगर हमारे वेरिएबल के अंदर 5 कैरेक्टर की स्ट्रिंग स्टोर हुई है तो उतनी ही मेमोरी ऑक्यूपाई होगी, अगर 50 कैरेक्टर स्टोर हुए हैं तो उतनी ही मेमोरी ऑक्यूपाई होगी। तो varchar डेटा टाइप इज वेरिएबल लेंथ, ठीक है। चलो उसके बाद मैथ्स में इंटीजर, साइंस में इंटीजर और इंग्लिश में इंटीजर। बाकी सब ये चीज़ क्या है, इसको अभी इग्नोर करते हैं। अभी सिर्फ हमें क्या करना है? अभी हमें सिर्फ टेबल की कॉलम्स के नाम डिसाइड करने हैं और उसके डेटा टाइप डिसाइड करने हैं। और जहाँ पे स्ट्रिंग के हिसाब से हमने डेटा टाइप लिया है वहाँ पे साइज भी स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। तो varchar जहाँ पे लिया है वहाँ पे हमने मैक्सिमम साइज डिसाइड कर दिया है 200। चलो आईडी का बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। आईडी जो है वो एक स्पेशल फील्ड है। स्पेशल फील्ड में क्या आता है? स्पेशल फील्ड का मैं एक शॉर्टकट लिखता हूँ AI। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है डेटाबेस में। AI का मतलब होता है ऑटो इंक्रीमेंट, बराबर। ऑटो इंक्रीमेंट का क्या कंसेप्ट होता है कि जो भी फील्ड ऑटो इंक्रीमेंट होती है वो फील्ड की एंट्री, बराबर, वो फील्ड की एंट्री हमें नहीं करनी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटाबेस सिस्टम की है। मतलब उसकी एंट्री ऑटोमेटिकली होगी और इंक्रीमेंट होता रहेगा। सपोज एक एंट्री हमने की तो उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू आएगा 1। सेकंड एंट्री जैसे ही होती है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होके उसकी एंट्री हो जाती है। वो प्रैक्टिकल जब करेंगे तब दिखेगा। तो आईडी फील्ड को हमें ऑटो इंक्रीमेंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन कहाँ है? देखिए आईडी फील्ड में आगे आगे जाते हैं तो यहाँ पे एक A_I ऐसा एक हेडिंग मिलता है और वहाँ पे एक चेक बॉक्स है। स्क्वायर बॉक्स को हम चेक बॉक्स बोलते हैं। उसको एक्टिव करना है तो वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक कर दिया, बराबर, लेफ्ट साइड के बॉक्स में एक और वर्ड आ गया, प्राइमरी की। मतलब जो फील्ड ऑटो इंक्रीमेंट होती है वो ऑटोमेटिकली प्राइमरी की क्रिएट हो जाती है। अब प्राइमरी की का क्या कंसेप्ट है वो बताता हूँ, बराबर। और दूसरा रूल ये है कि भी एक टेबल के अंदर हमेशा एक ही ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड होती है, मल्टीपल ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ से ऑटो इंक्रीमेंट टिक किया तो ऑटोमेटिकली ये प्राइमरी की क्रिएट हो गई। जैसे ही सब कुछ सेट हो जाता है, नीचे एक सेव का बटन दिया है, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो हमारा एक टेबल क्रिएट हो गया। चलो टेबल के अंदर वर्कआउट करने के लिए SQL क्वेरी की ज़रूरत पड़ती है। वो क्वेरी सीखते हैं उससे पहले एक प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट समझते हैं। प्राइमरी की जो भी फील्ड प्राइमरी की होती है, बराबर, समझना बराबर, जो भी फील्ड प्राइमरी की होती है उसके अंदर डुप्लीकेट एंट्री अलाउ नहीं है। नो डुप्लीकेट अलाउड। तो हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसमें रियल लाइफ सिचुएशन में नहीं जाना है, आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाना है। सपोज मानो रियल लाइफ सिचुएशन में तो ऐसा होता है कि भी रोल नंबर कभी डुप्लीकेट नहीं होता,
लेकिन हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि एक ही रोल नंबर वाली मल्टीपल एंट्री की रिक्वायरमेंट है, तो हम रोल नंबर को प्राइमरी की नहीं ले सकते। तो ज़्यादातर लोग का पहला थिंकिंग कहाँ पे जाता है, रियल लाइफ सिचुएशन पे जाता है। लेकिन कंसंट्रेशन या तो थिंकिंग किस पे जाना चाहिए, हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के ऊपर जाना चाहिए। प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट अगर ऐसी है कि डुप्लीकेट रोल नंबर रिक्वायर्ड है तो प्राइमरी की क्रिएट नहीं करनी है, अगर डुप्लीकेट रोल नंबर रिक्वायर्ड नहीं है तो प्राइमरी की क्रिएट करनी है। तो पहले तो प्राइमरी की का ये फंडा हो गया कि डुप्लीकेट अलाउड नहीं है। तो हमारे टेबल के अंदर हमने जो टेबल क्रिएट किया उसके अंदर हमने आईडी को प्राइमरी की दे दिया। अब रोल नंबर को एक टेबल में वैसे मैक्सिमम 16 प्राइमरी की दे सकते हैं, 16 प्राइमरी की दे सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, उसको कंपोजिट प्राइमरी की बोलते हैं। तो हम अभी कंपोजिट प्राइमरी की के बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। तो प्राइमरी की जैसा ही एक अलग की है, उसका नाम है यूनिक की। तो यूनिक का तो नाम से ही पता चलता है कि यूनिक होता है। यूनिक होता है मतलब डुप्लीकेट नहीं होता है, बराबर। तो यूनिक की का मतलब होता है नो डुप्लीकेट अलाउड। प्राइमरी की का मतलब भी ये है नो डुप्लीकेट अलाउड, यूनिक की का मतलब भी ये है कि नो डुप्लीकेट अलाउड। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एक इंटरव्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो प्राइमरी की और यूनिक की का एक कॉन्सेप्ट फिक्स है, नो डुप्लीकेट अलाउड, नो डुप्लीकेट अलाउड। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि प्राइमरी की के अंदर नो नल अलाउड। नल का मतलब ये हुआ कि अगर कोई सेल के अंदर हम एंट्री करते ही नहीं, इग्नोर कर देते हैं एंट्री को, तो बाय डिफॉल्ट डेटाबेस सिस्टम उसको नल कंसीडर करता है। तो जो फील्ड प्राइमरी की है उसको हम एंट्री से इग्नोर नहीं कर सकते, उसके अंदर कंपलसरी एंट्री करनी पड़े, चाहे हम करें या डेटाबेस सिस्टम करे, लेकिन होनी चाहिए, ब्लैंक एंट्री नहीं हो सकती। और यूनिक की में नल वैल्यू अलाउ है, बस यही डिफरेंस है प्राइमरी की और यूनिक की में। एक कॉमन कॉन्सेप्ट है और एक डिफरेंस है। कॉमन कॉन्सेप्ट में ये है नो डुप्लीकेट अलाउ, और डिफरेंस कॉन्सेप्ट में ये है प्राइमरी की में नल अलाउ नहीं है, यूनिक की में नल अलाउ है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो स्ट्रक्चर्ड डेटा है। स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब क्या, देखो हमने जो टेबल बनाया उसका एक स्ट्रक्चर फिक्स हो गया। देखो कि इसके अंदर ये एक आईडी कॉलम है, रोल नंबर है, नेम, मैथ, साइंस, इंग्लिश, ये इसका एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, इसलिए उसको हम स्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं। और जब हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर आएंगे, नो एसक्यूएल डेटा के ऊपर आएंगे, उसमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। एक रो में 5 सेल भी हो सकते हैं, 5 डेटा भी हो सकता है, एक रो में 10 डेटा भी हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं हो सकता। इसमें एक बार स्ट्रक्चर जो हमने फिक्स कर दिया, उसी स्ट्रक्चर से सारे डेटा स्टोर होंगे, और उस डेटा के साथ अगर हमें काम करना है तो क्वेरी यूज़ करनी है। तो क्वेरी आपको हमेशा याद रखनी है, बहुत इजी है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद रह जाएगा। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी क्वेरी है, लेकिन मैक्सिमम जो यूज़ में आती क्वेरी है वो आज हम कवर करेंगे। चलो, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट हो तो बताइए जल्दी से, 2 मिनट में। चैट में नाम लिखिए फटाफट अगर किसी को कुछ डाउट है तो, नहीं तो फिर आगे जाएंगे। बोलो नो डाउट्स, ऐसा समझ के आगे चलते हैं। ठीक है, बीच में भी कभी किसी को कुछ डाउट आए तो नाम लिख देना यहाँ पे चैट बॉक्स में। ओके, अब करते हैं एसक्यूएल क्वेरी। चलो यहाँ से नई पेज ले लेता हूँ, इंसर्ट पेज ब्रेक। तो डेटाबेस के साथ जब हम काम करते हैं, या तो कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, आप भी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे इन फ्यूचर या तो अभी कभी भी, तो वैसे तो बहुत सारी क्वेरी है, लेकिन 4 टाइप की क्वेरी आपके माइंड में 24/7 होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर पाओगे। तो उसको हम बोलते हैं CRUD, क्रूड ऑपरेशन। क्रूड ऑपरेशन में C का मतलब होता है क्रिएट, R का मतलब होता है रीड, U का मतलब होता है अपडेट, एंड D का मतलब होता है डिलीट।
क्रिएट को हम इंसर्ट भी बोल सकते हैं। क्रिएट मतलब हम रिकॉर्ड क्रिएट्स करते हैं, तो इंसर्ट। रीड को सिलेक्ट भी बोल सकते हैं। रीड मतलब क्या, डेटाबेस के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को हम सिलेक्ट करते हैं, तो टेक्निकली हम उसको क्रूड ऑपरेशन बोलते हैं, बराबर। अगर वेब डेवलपमेंट कुछ करना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कुछ करना है जिसमें डेटाबेस के साथ ऑपरेशंस करने हैं, तो क्रूड ऑपरेशन सबसे पहले आना चाहिए, बाकी सब बाद में, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं इंसर्ट की क्वेरी। चलो, इंसर्ट की क्वेरी का जो फॉर्मेट है वो फिक्स है, कोई भी डेटाबेस हो, ऐसा नहीं कि ये MySQL के लिए है, सब डेटाबेस के लिए कॉमन है। ओरेकल हो या SQL सर्वर हो या MySQL हो या कुछ भी हो, PostgreSQL हो, कोई भी हो। तो इसका सिंटेक्स समझना, लिखना है इंसर्ट इनटू, कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेरी कैपिटल केस इनसेंसिटिव है। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, तो हमारे टेबल का नाम क्या है, हमारे टेबल का नाम है मार्कशीट, ठीक है। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम मतलब मार्कशीट, उसके बाजू में राउंड ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप स्पेस वैल्यूज, नॉट वैल्यू, वैल्यूज ऐसा आएगा पीछे, और राउंड ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप। ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम राउंड ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप वैल्यूज राउंड ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप। और मार्कशीट जो टेबल है, टेबल के अंदर कॉलम्स के नेम, और वही कॉलम जिस कॉलम के अंदर आपको एंट्री करनी है, बराबर। तो मैंने बताया आईडी एक स्पेशल कॉलम है जिसकी एंट्री हम नहीं करेंगे, डेटाबेस सिस्टम खुद करेगा। तो आईडी को छोड़ के बाकी सारी कॉलम के नाम लिखेंगे जिसमें हमें एंट्री करनी है। तो रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा मैथ्स कॉमा साइंस कॉमा इंग्लिश, तो सारी कॉलम आ गई। उसके बाद वैल्यूज में यही सीक्वेंस में, जो सीक्वेंस में हमने कॉलम्स के नेम प्रोवाइड किए हैं, वही सीक्वेंस में यहाँ हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। और वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग डेटाबेस में अलग अलग रूल है। ओरेकल में कुछ अलग रूल है, MySQL में कुछ अलग है, SQL सर्वर में कुछ अलग है। तो MySQL में ऐसा है कि जो भी वैल्यू हम प्रोवाइड करेंगे वो वैल्यू हम सिंगल कोटेशन में दे सकते हैं, और सारी की सारी वैल्यू सिंगल कोटेशन में दे सकते हैं। ओरेकल में ऐसा है कि जो नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है, बराबर समझना, बराबर, जो नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है वो वैल्यू हम सिंगल कोटेशन के बिना भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन MySQL में सिंगल कोटेशन के बिना भी दे सकते हैं, सिंगल कोटेशन के साथ भी दे सकते हैं। ओरेकल में विथ सिंगल कोटेशन नहीं दे सकते। जो नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है उसको विदाउट सिंगल कोटेशन ही प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ सिंगल कोटेशन के अंदर रोल नंबर दे देता हूँ सपोज 101, फिर कॉमा नेम तो कंपलसरी सिंगल कोटेशन में ही आएगा क्योंकि वो स्ट्रिंग है। सपोज दे देता हूँ महेश गुर्जर, कॉमा मैथ्स सिंगल कोटेशन के अंदर 99, कॉमा सिंगल कोटेशन के अंदर 99, कॉमा सिंगल कोटेशन के अंदर 99। चलो, तो ये एक इंसर्ट की क्वेरी हुई। तो ये क्वेरी के थ्रू हम RDBMS मतलब रिलेशनल डेटाबेस के साथ वर्कआउट कर सकते हैं डेटा को इंसर्ट करने के लिए। जो नॉन SQL डेटाबेस के साथ कुछ अलग सिंटैक्स होता है, कुछ अलग तरीके से वर्कआउट कर सकते हैं। हम दोनों देखेंगे आज, ठीक है। तो ये क्वेरी लिखेंगे कहाँ पे? तो ये क्वेरी हम लिखेंगे डेटाबेस के अंदर। तो हमारा डेटाबेस कहाँ पे है? यहाँ पे ब्राउज़र बेस्ड ये SQL। तो वहाँ पे ये डेटाबेस के अंदर SQL राइट करने का एक स्पेशल टैब दिया हुआ है। देखो यहाँ पे SQL, जैसे ही SQL के ऊपर क्लिक करोगे, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ तो दिखेगा, ठीक है। चलो, इसको हटाते हैं, यहाँ पे क्वेरी लिखते हैं इंसर्ट इनटू मार्कशीट। यहाँ पे हेल्प आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी कभी हेल्प नहीं आती है। तो ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि भी कुछ मिस्टेक लगती है डेटाबेस में, ज़रूरी नहीं है कि हेल्प आए, ठीक है। तो चलो यहाँ से इंसर्ट इनटू मार्कशीट राउंड ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप
वैल्यूज राउंड ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप। अभी ये जो मैं डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ वर्ड की फाइल, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके सबको भेज दूंगा। मैं धवल सर को भेज दूंगा, वो आपको भेज देंगे। ठीक है, तो आपको अभी साथ साथ में लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ समझो। मार्कशीट में कॉलम के नाम रोल नंबर, कॉमा नेम, कॉमा मैथ्स, कॉमा साइंस, कॉमा इंग्लिश। वैल्यूज़ में सिंगल कोटेशन में 101, कॉमा महेश गुर्जर, कॉमा 99, कॉमा 99, कॉमा 99। ठीक है, ये क्वेरी लिख दिया। उसके बाद नीचे गो नाम का बटन, जैसे ही गो बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी और सक्सेसफुल एग्जीक्यूट है तो यहाँ पे मैसेज आएगा 1 रो इंसर्टेड। अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है या तो उसकी सिंटेक्स में मिस्टेक है, उसके रूल को ब्रेक किया है, किसी भी तरीके की एरर है तो यहाँ पे ये एरर आपको शो करेगा। चलो, तो ये एक एंट्री हो गई टेबल के अंदर। तो ये एंट्री एक्चुअली में हुई है या नहीं हुई है वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए भी हम 2 तरीके से चेक कर सकते हैं। एक तो टेबल को ओपन करके चेक कर सकते हैं और दूसरा वे ये है कि भी क्वेरी के थ्रू ही हम टेबल के अंदर देख सकते हैं कि भी कितने रिकॉर्ड्स है। तो पहले देखते हैं टेबल क्वेरी के थ्रू। तो फिर से यहाँ पे एसक्यूएल के ऊपर क्लिक कर दो और यहाँ पे क्वेरी लिखो। तो टेबल को रिट्राइव करने के लिए टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स है वो रिकॉर्ड्स को रीड करने के लिए हम सिलेक्ट की क्वेरी यूज करते हैं। और सिलेक्ट की क्वेरी का सिंटेक्स क्या है पहले यहां पे लिखते हैं। सिलेक्ट, चलो सिलेक्ट की क्वेरी का सिंटेक्स सिलेक्ट स्टार का मतलब बाद में बताता हूं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्कशीट। ठीक है, तो स्टार का मतलब क्या होता है? ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि स्टार मतलब ऑल, पूरा टेबल, ऑल रिकॉर्ड्स। ऐसा नहीं, स्टार का मतलब समझ लो, जिसका भी कंफ्यूजन हो वो आज सॉल्व कर दे। स्टार, अरे कैसे करें? स्टार डॉट में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ चलो, स्टार का मतलब होता है ऑल कॉलम्स, नॉट ऑल रोज। ज्यादातर लोगों का ये कंफ्यूजन होता है। तो स्टार का मतलब होता है ऑल कॉलम्स, नॉट ऑल रोज। ऑल रोज तो बाय डिफॉल्ट होता है। जैसे ही मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्कशीट करता हूं तो बाय डिफॉल्ट रो तो सारी टेबल के अंदर 50 रिकॉर्ड्स होते हैं, तो 50 से 50 रो बाय डिफॉल्ट होता है। स्टार का मतलब होता है ऑल कॉलम्स। अगर मुझे पर्टिकुलर कॉलम्स रिट्राइव करनी है, सिलेक्ट करनी है, तो हम क्वेरी ऐसे लिखेंगे, सिलेक्ट, फिर स्पेसिफिक कॉलम्स के नाम लिखेंगे, रोल नंबर, कॉमा नेम फ्रॉम मार्कशीट। तो स्टार मतलब ऑल कॉलम्स, मतलब ये क्वेरी जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो सारी की सारी कॉलम्स रिट्राइव होगी। और जब ये क्वेरी हम एग्जीक्यूट करेंगे तो रो तो पूरी आएगी, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 ही कॉलम रिट्राइव होगी, रोल नंबर एंड नेम। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है? अभी हमारे पास एक ही रिकॉर्ड है, तो 3-4 रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर लेते हैं, उसके बाद सिलेक्ट की क्वेरी का एग्जीक्यूशन करते हैं। तो फिर से इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू मार्कशीट। फटाफट से मैं लिख देता हूं, वैल्यूज, रोल नंबर, नेम, मैथ, साइंस, इंग्लिश, और फिर 102। देखो अभी ये न्यूमेरिक वैल्यू है तो उसमें मैं सिंगल कोटेशन नहीं देता हूँ, फिर भी चलेगा। सिंगल कोटेशन हम अप्लाई करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ओरेकल में नॉन न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर ही सिंगल कोटेशन देने हैं। जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसमें सिंगल कोटेशन नहीं देने हैं। यहाँ पे नेम पे तो कंपलसरी देना है। चलो लिख देते हैं धवल। फिर अभी मैथ्स न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक में विदाउट सिंगल कोटेशन। चलो इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C और नीचे जाके गो। चलो ये सेकंड एंट्री हो गई। फिर से SQL, कंट्रोल V, नाम चेंज कर देते हैं सिर्फ 103 भरत
29, 39 एंड 49। चलो इसको भी गो, फिर से एक रिकॉर्ड, कंट्रोल V, 104, कृणाल 19973। चलो ये 4 रिकॉर्ड हो गए। अभी ये 4 रिकॉर्ड को रिट्राइव करना है। रिट्राइव करना है मतलब सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट की क्वेरी लिखेंगे तो एसक्यूएल में जाके यहाँ पे लिखो सिलेक्ट स्टार। स्टार मतलब फिर से बोलता हूँ ऑल कॉलम्स, बाय डिफॉल्ट ऑल रोज तो होता ही है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम है हमारा मार्कशीट, और जैसे ही गो के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा ये 4 रिकॉर्ड्स रिट्राइव होके आ गए। और आईडी देखो, आईडी की एंट्री ऑटोमेटिकली हो गई जो हमने नहीं की है, और ऑटोमेटिकली एक एक का इंक्रीमेंट भी हो चुका है। ठीक है, तो सिलेक्ट स्टार, स्टार मतलब सारी कॉलम्स, आईडी, रोल नंबर, नेम, मैथ, साइंस, इंग्लिश। अब पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉलम लेनी है, तो स्पेसिफिक कॉलम के लिए हम कॉलम के नाम स्पेसिफाई करेंगे। सिलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम फ्रॉम मार्कशीट। तो इसमें 2 ही कॉलम आएगी लेकिन रो सारी आएगी। देखो रो तो पूरी है, चारों 4 रो है और कॉलम्स 2 ही है। सिंपल। तो अब क्या करें, अब पर्टिकुलर रो को रिट्राइव करना है। मानो कि हमारे टेबल के अंदर 50,000 रिकॉर्ड है या तो 5,000 रिकॉर्ड है, उसमें से पर्टिकुलर स्पेसिफिक रो चाहिए। जैसे स्पेसिफिक कॉलम किया वैसे स्पेसिफिक रो चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए क्या करना होगा, रो के ऊपर कंडीशन अप्लाई करनी होगी। बराबर, जैसे हम प्रोग्रामिंग में कंडीशन टेस्ट करने के लिए इफ यूज करते हैं, वैसे यहाँ पे क्वेरी में पर्टिकुलर कंडीशन अप्लाई करने के लिए वेर नाम का कीवर्ड आता है। बराबर, वेर कीवर्ड। तो वेर कीवर्ड के थ्रू हम रो को फिल्टर कर सकते हैं, रो को पर्टिकुलर स्पेसिफिक रो को रिट्राइव कर सकते हैं। तो वो टास्क के ऊपर डिपेंड करता है कि भी वेर कंडीशन में वेर कीवर्ड के साथ हम क्या यूज करें, वो टास्क के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला हमारा टास्क सपोज ये है कि मुझे सारे के सारे रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, वही रिकॉर्ड्स चाहिए जिसका रोल नंबर 102 से ज़्यादा हो। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले, और कॉलम्स तो ऑल चाहिए, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्कशीट। इसका मतलब क्या हुआ, ऑल कॉलम्स एंड ऑल रोज। लेकिन अभी ऑल रोज नहीं चाहिए, तो जैसे ही सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्कशीट हो गया उसके बाद वेर कंडीशन मतलब वेर कीवर्ड वेर। वेर क्या, तो जिसका रोल नंबर 102 से ग्रेटर हो, तो वेर रोल नंबर, हमारी कॉलम का नाम, ग्रेटर देन 102। ठीक है, तो ये क्वेरी लिखते हैं स्पेसिफिक। एसक्यूएल सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्कशीट वेर रोल नंबर ग्रेटर देन 102। तो जो भी रो के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है वही रो रिट्राइव होके आएगी। गो। तो देखिए रोल नंबर 103 आया, 104 आया, 101 एंड 102 वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, इसलिए वो रिजल्ट में नहीं आया। वैसे कोई भी कॉलम के ऊपर आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, नेम के ऊपर भी कर सकते हो। चलो मुझे ये चाहिए कि भी जिसका नाम महेश है वही रिकॉर्ड चाहिए, या तो जिसका नाम धवल है वही रिकॉर्ड चाहिए। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्कशीट वेर नेम इक्वल टू, अभी नेम इक्वल टू, नेम की जो वैल्यू होगी वो तो नॉन न्यूमेरिक है, तो कंपलसरी सिंगल कोटेशन आएगा, सिंगल कोटेशन के अंदर धवल। तो जो भी रो में ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी वही रिकॉर्ड आएगा। बराबर, जैसे आप फ्लिपकार्ट यूज करते हो या तो अमेजोन यूज करते हो, उसमें होता है कि भी मोबाइल के ऊपर क्लिक करो तो सिर्फ मोबाइल का डेटा आता है, एलजी कंपनी के ऊपर क्लिक करो तो सिर्फ एलजी कंपनी की प्रोडक्ट आती है। तो इसके पीछे ऐसी क्वेरी होती है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर कंपनी नेम इज इक्वल टू एलजी, तो एलजी की ही प्रोडक्ट आती है। ये सब बैकग्राउंड में ऐसे वर्कआउट होता है। जब आपका रिजल्ट आता है यूनिवर्सिटी से और आप आपका एनरोलमेंट आईडी नंबर डालते हो और आपका रिजल्ट दिखता है, उसके पीछे भी यही क्वेरी होती है,
सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम मतलब रिजल्ट टेबल वेयर एनरोलमेंट नंबर इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, चलो उसके बाद जैसे प्रोग्रामिंग के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर है, वैसे लॉजिकल ऑपरेटर भी इसके साथ यूज कर सकते हो। मतलब क्या, मानो कि मुझे ऐसा रिकॉर्ड्स चाहिए जो तीनों सब्जेक्ट में पास हो, मतलब मैथ्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 होना चाहिए, एंड साइंस भी एंड इंग्लिश भी, तीनों सब्जेक्ट में जो पास हो ऐसे ही रिकॉर्ड्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्कशीट वेयर मैथ्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 एंड। अभी देखो यहाँ पे समझना है कि भी प्रोग्रामिंग कर करके हमारी हैबिट ऐसी हो चुकी होती है कि एंड करने के लिए हम एंड ऐसा लिख डालते हैं, तो वो प्रोग्रामिंग है, ये डेटाबेस है, और डेटाबेस की जो क्वेरी है वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे एंड का सिंबल नहीं आएगा, यहाँ पे AND स्पेलिंग आएगा पूरा, और जब प्रोग्रामिंग करते हो वो सिंबल पे चलता है तो वहाँ पे डबल एंड आएगा। मैथ्स ग्रेटर देन इक्वल टू 35 एंड साइंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 एंड इंग्लिश ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। तो जो भी रो के अंदर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी वही रो एज ए रिजल्ट आएगी। चलो चेक करते हैं। SQL select star from marksheet where maths greater than or equal to 35 and science greater than or equal to 35 and English greater than or equal to 35। गो। तो देखिए दो ही रिकॉर्ड ऐसे है जो तीनों सब्जेक्ट में पास है, पहला मैं और दूसरा धवल। ठीक है, अब रिवर्स कंडीशन लगाते हैं कि मुझे ऐसे रिकॉर्ड्स चाहिए जो फेल हो। तो फेल को हम क्या कंडीशन से अप्लाई करते हैं कि कोई भी एक सब्जेक्ट में फेल को भी हम फेल कंसीडर करते हैं तो और आएगा। कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हम प्रोग्रामिंग में भी और करते हैं, क्वेरी में भी और करते हैं। तो उसकी क्वेरी यहाँ पे लिखते हैं। चलो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्कशीट वेयर मैथ्स लेस देन 35 और प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, ये दो वर्टिकल बार वाले सिंबल यूज करते हैं, बराबर। अभी इसमें यूज नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये इंग्लिश लैंग्वेज है। तो और साइंस लेस देन 35 और इंग्लिश लेस देन 35 चेक करो। SQL select star from marksheet where maths less than 35 और science less than 35 और English less than 35। गो। इसमें भी दो रिकॉर्ड, भरत एंड कृणाल। ठीक है, चलो वैसे ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है, बहुत सारे कीवर्ड है, जितना कवर हो सकता है आज उतना कवर करते हैं। चलो एक और कीवर्ड है, उसका नाम लेते हैं, सॉर्टिंग करते हैं। चलो पहले सॉर्टिंग। सॉर्टिंग के लिए जो कीवर्ड है वो कीवर्ड का नाम है ऑर्डर बाय। हम बोलते हैं ऑर्डर बाय, लेकिन लिखने में क्या है, ऑर्डर एंड बाय के बीच में एक स्पेस है, ऑर्डर बाय। तो बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय असेंडिंग ऑर्डर होता है, उसको हमें डिसेंडिंग करना हो तो कर सकते हैं। डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके देखते हैं, यहाँ पे क्वेरी लिख के समझते हैं। चलो मैं ऐसा करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्कशीट। तो पूरा टेबल तो आता ही है, लेकिन मुझे ऐसा करना है कि जो नेम है, नेम वाइज ऑटोमेटिकली सॉर्टिंग होके रिजल्ट आना चाहिए। मतलब ए वाले पहले आने चाहिए, बी वाले बाद में, सी वाले सॉर्टिंग ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्कशीट, उसके बाद ऑर्डर बाय नाम का कीवर्ड, ऑर्डर बाय, ऑर्डर स्पेस बाय, और ऑर्डर बाय के बाजू में कॉलम का नाम, जो भी कॉलम से आपको सॉर्टिंग करना है उस कॉलम का नाम। तो कॉलम का नाम हमें लेना है नेम, लेकिन कॉलम का नाम हमेशा याद रखना, कॉलम का नाम कभी भी सिंगल कोटेशन में नहीं आता है।
सिर्फ और सिर्फ वैल्यू सिंगल कोटेशन में आती है, कॉलम के नेम्स कभी भी सिंगल कोटेशन में नहीं आते। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्कशीट ऑर्डर बाय नेम, चेक करते हैं पहले विदाउट सॉर्टिंग, चेक करते हैं क्या आता है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्कशीट विदाउट सॉर्टिंग, गो। देखो पहले एम आया, डी आया, बी आया, के आया। इसको सॉर्टिंग करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्कशीट ऑर्डर बाय, कॉलम का नाम नेम विदाउट सिंगल कोटेशन, गो। तो देखो पहले बी वाला आया, फिर डी, के एंड एम, तो नेम वाइज सॉर्टिंग हो गया, और वो भी असेंडिंग ऑर्डर। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको रिट्राइव करना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए एक कीवर्ड और ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्कशीट ऑर्डर बाय नेम, उसके बाद लास्ट में DESC, डिसेंडिंग का शॉर्टकट DESC। वैसे असेंडिंग में भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ही आता है। अगर लिखना है तो उसमें क्या लिखना है, ASC, उसमें ऐसा नहीं लिखना है AESC, ऐसा नहीं लिखना है। वैसे असेंडिंग का स्पेलिंग भी यहीं से स्टार्ट होता है, ASCENDING, मतलब आपको इतना ही लिखना है ASC, वो ऑप्शनल है। तो चलो डिसेंडिंग करके देखते हैं। SQL सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्कशीट ऑर्डर बाय नेम DESC और गो। तो उसका उल्टा हो गया, बी नीचे चला गया, MKDB। मार्क्स वाइज भी कर सकते हो, कोई भी कॉलम वाइज सॉर्टिंग असेंडिंग कर, सब कुछ कर सकते हो। बराबर। एक और एंट्री करते हैं, इंसर्ट इनटू मार्कशीट वैल्यूज, रोल नंबर, नेम, मैथ, साइंस, इंग्लिश 105, सपोज लेते हैं बिरेन, ऐसा। चलो अब एक और कीवर्ड देखते हैं, कीवर्ड का नाम है लाइक। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क में ये लाइक कीवर्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो लाइक कीवर्ड क्या है, लाइक कीवर्ड पैटर्न मैचिंग के लिए यूज होता है, यूज फॉर पैटर्न मैचिंग क्वेरी, कंट्रोल B। तो पैटर्न मैचिंग कराने के लिए क्या, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। पैटर्न मैचिंग कराने के लिए दो कैरेक्टर यूज होते हैं, एक कैरेक्टर है परसेंटेज एंड एक कैरेक्टर है अंडरस्कोर, नॉट डैश। बीच में जो होता है वो हाइफन, उसको डैश बोलते हैं या तो हाइफन बोलते हैं, ये हाइफन नहीं है, अंडरस्कोर है। तो परसेंटेज इज यूज्ड फॉर मल्टीपल कैरेक्टर, मल्टीपल कैरेक्टर मैचिंग। मल्टीपल कैरेक्टर को मैच कराने के लिए परसेंटेज यूज होता है, और सिंगल कैरेक्टर को मैच कराने के लिए अंडरस्कोर यूज होता है, यूज्ड फॉर सिंगल कैरेक्टर मैचिंग। फिर इसका मतलब क्या, तो मानो कि हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जिसका नाम बी से स्टार्ट होता हो, बी से, तो जिसका नाम बी से स्टार्ट होता हो तो उसमें हम पैटर्न कैसे लिखेंगे, तो स्टार्टिंग में बी है, स्मॉल या कैपिटल वॉटेवर, उसके पीछे मल्टीपल कैरेक्टर हो सकते हैं, कोई भी हो, तो बी और बी के बाजू में हम लिखेंगे परसेंटेज। तो ये पैटर्न हुई हमारी बी परसेंटेज, मतलब जिसका नाम स्टार्टिंग, जिसका नाम का स्टार्टिंग बी से हो ऐसे रिकॉर्ड्स आएंगे। सपोज हमें ऐसा करना हो कि जिसके नाम के एंड में एच हो ऐसे रिकॉर्ड्स आने चाहिए, तो स्टार्टिंग में कुछ भी होना चाहिए, तो स्टार्टिंग में परसेंटेज एंड लास्ट में एच। ठीक है। किसी के नाम के बीच में कहीं पे भी जेड हो तो चलना चाहिए, तो आगे कुछ भी पीछे भी कुछ भी, तो परसेंटेज जेड एंड परसेंटेज। ठीक है। अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है कि सिर्फ दो अक्षर का नाम हो
बराबर, सिर्फ 2 अक्षर का नाम हो और सेकंड कैरेक्टर के हो। तो आगे कितने कैरेक्टर होंगे? आगे सिर्फ एक ही कैरेक्टर होगा, तो एक कैरेक्टर के लिए हम यूज करेंगे अंडरस्कोर और लास्ट में के। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 2 कैरेक्टर का नाम होगा, फर्स्ट कैरेक्टर कोई भी होगा और सेकंड कैरेक्टर के होगा। तो ये सब पैटर्न है। और जब पैटर्न को मैच करना होता है तो स्टार्टिंग में ज़्यादातर लोगों से गलती होती है कि वो लाइक कीवर्ड यूज़ नहीं करते। पैटर्न को मैच कराने के लिए हमेशा लाइक कीवर्ड ही यूज़ होता है, इक्वल टू नहीं होता। ज़्यादातर लोग स्टार्टिंग में ये मिस्टेक करते हैं, ऐसा कर देते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्कशीट वेयर नेम इक्वल टू सिंगल कोटेशन में B%। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भी ऐसे रिकॉर्ड्स रिट्राइव होंगे जिसका नाम B% हो। परसेंटेज को वो पैटर्न कैलकुलेट नहीं करेगा, ठीक है। जिसका नाम B% हो वही रिकॉर्ड रिट्राइव होके आएंगे, लेकिन ऐसे तो कोई रिकॉर्ड मिलेंगे ही नहीं। तो आपको क्या करना है? पैटर्न मैचिंग के लिए लाइक कीवर्ड यूज करना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्कशीट वेयर नेम इक्वल टू की जगह पे लाइक सिंगल कोटेशन में B%। तो ये पैटर्न के हिसाब से चलेगा, ठीक है। सेम वे उसका अगर रिवर्स करना है, बराबर, सेम वे उसका अगर रिवर्स करना है कि ऐसे बी से स्टार्ट ना हो ऐसे रिकॉर्ड चाहिए, तो इसका उल्टा करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्कशीट वेयर, अगर इक्वल टू सिंबल होता तो हम ऐसा कर देते नॉट इक्वल टू, वेयर नेम नॉट इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे तो सिंबल है ही नहीं, लाइक नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे? उसके आगे एक और वर्ड यूज करेंगे, वेयर नेम नॉट लाइक। नॉट और लाइक के बीच में स्पेस है, वेयर नेम नॉट लाइक B%। चलो इसको चेक करते हैं। SQL सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्कशीट वेयर नेम, चलो नेम इक्वल टू करते हैं पहले, नेम इक्वल टू B%। एक भी रिकॉर्ड नहीं आएगा क्योंकि ऐसा कोई नाम है ही नहीं हमारे पास। देखो 0, कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि पैटर्न है ही नहीं। पैटर्न के हिसाब से चेक करना है तो लाइक कीवर्ड, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्कशीट वेयर नेम लाइक सिंगल कोटेशन के अंदर B%। तो B वाले जितने रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे रिकॉर्ड्स आएंगे। तो 2 रिकॉर्ड है हमारे पास, भरत एंड बीरेन। रिवर्स करना है तो नॉट लाइक कर देंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्कशीट वेयर नेम नॉट लाइक B एंड % गो। तो B को छोड़ के सारे रिकॉर्ड्स आ गए। तो ऐसे मतलब जो भी हमारे पास RDBMS होता है, कोई भी ओरेकल, SQL सर्वर, MySQL, PostgreSQL, कुछ भी, उसके अंदर टेबल के साथ उसके अंदर के जो डेटा होते हैं, डेटा के साथ हमें वर्कआउट करना होता है। तो ऐसी अलग अलग क्वेरी के थ्रूज जाना पड़ता है, ठीक है। 2 और क्वेरी है, उसको समझ लेते हैं, फिर NoSQL पे आते हैं। उसके बाद आता है अपडेट। चलो अपडेट का मतलब वैसे नाम से पता चलता है कि टेबल के अंदर जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड होते हैं उस एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को चेंज करना हो उसको हम अपडेट बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी भी क्वेरी का फॉर्मेट फिक्स है। तो अपडेट करने के लिए अपडेट नाम का कीवर्ड, बराबर, अपडेट के बाद डायरेक्टली टेबल का नाम आता है, बराबर। अपडेट के बाद डायरेक्टली टेबल का नाम आता है कि भी कौन से टेबल को अपडेट करना है। तो अपडेट टेबल का नाम है मार्कशीट। फिर क्या अपडेट करना है, बराबर, मुझे करना है सपोज मैथ्स का मार्क अपडेट करना है। तो अपडेट का मतलब नई वैल्यू को सेट करना है। तो नई वैल्यू को सेट करने के लिए सेट नाम का कीवर्ड आएगा, अपडेट टेबल नेम सेट स्पेस, कौन सी कॉलम में अपडेट करना है, तो मैथ्स में अपडेट करना है। तो मैथ्स इज इक्वल टू 100, बराबर। तो ये क्वेरी हम एग्जीक्यूट करेंगे तो मैथ्स की कॉलम में 100 अपडेट हो जाएगा। लेकिन अपडेट की क्वेरी जब आप यूज करते हो तो हमेशा याद रखना है कि आपको क्या पूरे टेबल में अपडेट करना है या स्पेसिफिक रो में अपडेट करना है। अगर ऐसी क्वेरी लिख के एग्जीक्यूट कर दिया तो पूरे टेबल के मैथ्स के अंदर 100 हो जाएंगे। अब सोचो कि ऐसी मिस्टेक
बैंक वालों से हो गई, मतलब बैंक का जो सॉफ्टवेयर बनाया उससे हो गई कि भाई पर्टिकुलर अकाउंट नंबर नहीं डाला जिसमें अपडेट करना हो, तो क्या होगा, जितने भी अकाउंट्स होल्डर है वो सारे के सारे अकाउंट्स होल्डर के अंदर जो बैलेंस की कॉलम होगी वो बैलेंस अपडेट हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक अकाउंट होल्डर के अंदर अपडेट होना चाहिए। सेम वे स्पेसिफिक मार्कशीट के अंदर, स्पेसिफिक रोल नंबर के अंदर अपडेट होना चाहिए। तो क्या करेंगे, वेयर कंडीशन देंगे। तो अपडेट मार्कशीट सेट मैथ्स इज इक्वल टू 100, कहाँ पे, तो कि वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 101। तो जहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी उस रो के अंदर मैथ्स कॉलम के अंदर 100 हो जाएगा। चलो चेक करते हैं SQL, सिलेक्ट नहीं, सॉरी, अपडेट मार्कशीट सेट मैथ्स इज इक्वल टू 100 वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 101। वो 1 रोज अफेक्टेड, एक रो अफेक्ट हुई है, चेक करते हैं अपडेट हुआ कि नहीं। तो SQL में जाके सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्कशीट। सर जी हाँ जी, ધવલ બોલું છું। હા બોલો બોલો। સર 1 વાગ્યા સુધીમાં ફ્રી થાય એવું કરજો ને, કારણ કે બીજી પણ પેરેલલ એક્ટિવિટી ચાલે છે। એવું છે? હા હા તો 1 વાગે મેક્સિમમ 5-1 મિનિટ કદાચ આગે પાછી થાય। ઓકે, હા તો વાંધો નહીં, કારણ કે આમાં કેવું બીજી એક્ટિવિટી છે પેરેલલ, ઓકે ઓકે, એટલે અને પ્લસ એવું હશે ને તો આપણે પાર્ટ 2 રાખીશું કે જેમાં લોકો થોડુંક આગળ વધે। કંઈ વાંધો નહીં, આજે 1 વાગે એક અથવા 1:05 મેક્સિમમ પતાવી દઈશું। ઓકે ઓકે સર, થેન્ક યુ ચલો કરો ને કન્ટિન્યू। સર। યસ યસ, सॉरी और डिस्टर्ब करें। कहीं वांधो नहीं। चलो कहाँ थे हम, यहाँ पे, हाँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्कशीट वो। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर की रो पे यहाँ पे मैथ्स इज इक्वल टू 100 हो चुका है। तो ऐसे कुछ भी आप अपडेट कर सकते हो, मल्टीपल कॉलम्स को भी अपडेट कर सकते हो। अपडेट मार्कशीट सेट मैथ्स में अपडेट नहीं करना है, साइंस और इंग्लिश में अपडेट करना है। तो साइंस इज इक्वल टू 100 कॉमा इंग्लिश इज इक्वल टू 99 तो ऑलरेडी है, 98 कर देते हैं। अब यहाँ पे जनरली लोगों की मिस्टेक ये होती है कि भी साइंस इज इक्वल टू 100 कॉमा करके डायरेक्टली ऐसा कर देते हैं 100,98। ऐसा नहीं, हर बार फिर से कॉलम का नाम स्पेसिफाई करना पड़ता है, कॉमा इंग्लिश इज इक्वल टू 98 बराबर, और उसके बाद वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 101। ठीक है, हाँ ये क्या आया, फॉर्म है ना, ठीक है ओके। चलो तो ये क्वेरी को फटाफट से एग्जीक्यूट कर देते हैं। अपडेट मार्कशीट सेट साइंस इज इक्वल टू 100 कॉमा इंग्लिश इज इक्वल टू 98 वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 101 एंड गो। चेक करने के लिए हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्कशीट गो, चेंज हो गया। अब SQL की एक लास्ट क्वेरी देखते हैं, फिर फटाफट से थोड़ा सा नो SQL देखते हैं। SQL के अंदर डिलीट का मतलब नाम से पता चलता है कि कोई रिकॉर्ड डिलीट करना हो तो उसकी क्वेरी में भी शुरुआत में लोग मिस्टेक करते हैं। क्या कर देते हैं, डायरेक्टली ये कर देते हैं डिलीट स्टार फ्रॉम मार्कशीट, ऐसा करते हैं। आपको याद रखना है कि स्टार सिर्फ और सिर्फ सिलेक्ट की क्वेरी में आता है, ना इंसर्ट में आता है, ना अपडेट में आता है, ना डिलीट में आता है। तो डिलीट में भी कभी स्टार नहीं होता है, सिर्फ सिलेक्ट में होता है। तो डिलीट फ्रॉम मार्कशीट, इसका मतलब क्या हुआ, मार्कशीट के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। ऑल रोज को हम रिकॉर्ड भी बोलते हैं, ऑल रोज डिलीटेड, नॉट डिलीट फ्रॉम मार्कशीट। अभी ऑल रिकॉर्ड डिलीट नहीं करते, स्पेसिफिक डिलीट करना हो तो डिलीट फ्रॉम मार्कशीट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 101, मतलब जो रोल नंबर 101 सेटिस्फाई होगा कंडीशन, वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप खुद कर लेना डिलीट का। अब आते हैं थोड़े नो SQL पे। तो ये सब क्या है, ये सब क्वेरी जो लैंग्वेज है उसको हम बोलते हैं SQL, मतलब RDBMS डेटाबेस के साथ कुछ भी वर्कआउट करना हो तो ये SQL की क्वेरी यूज करनी पड़ती है। बराबर, एक RDBMS होता है। अब जो जिसमें रिलेशनल डेटाबेस नहीं होता उसको हम बोलते हैं नो SQL।
मीन्स उसके लिए हमें एसक्यूएल क्वेरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मोस्ट पॉपुलर नो एसक्यूएल डेटा जो है वो है मोंगोडीबी। आजकल मार्केट में बहुत पॉपुलर है, बराबर। तो मोंगोडीबी में, बराबर, एसक्यूएल रिलेशनल डेटाबेस में मैंने बोला था कि भी रिलेशनल डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है वो एंटिटी फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, और मोंगोडीबी में जो डेटा स्टोर होता है वो एंटिटी फॉर्म में। मोंगोडीबी में कोई टेबल, रो और सेल, कॉलम ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो वो क्या होता है, वो कौन से फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है? तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इट स्टोर्स डेटा इन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट मतलब क्या, अभी थोड़ी देर में आते हैं उसके ऊपर, बराबर। और डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में जो डेटा होता है तो उस डेटा को यूज करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है? जैसे स्ट्रक्चर्ड डेटा को यूज करने के लिए एसक्यूएल यूज करते हैं, बराबर। वैसे नो एसक्यूएल डेटाबेस जो है मोंगोडीबी, उसको यूज करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है? तो उसको मैं लिखता हूं यहाँ पे मोंगोडीबी यूजेस, ये वर्ड याद रखना है, बीसॉन, बोल्ड कर देता हूं मैं। वैसे एक वर्ड था जेसॉन, बराबर, यहाँ पे वर्ड आता है बीसॉन टू क्वेरी डेटाबेस। तो जो नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है उस डेटाबेस को यूज करने के लिए एसक्यूएल क्वेरी नहीं होती है, बीसॉन क्वेरी होती है। बीसॉन मतलब बाइनरी जेसन। एक वर्ड पहले आया था, बीसॉन से पहले एक वर्ड आया जेसॉन, बराबर। तो जेसॉन क्या है? एक टेक्स्ट डेटा फॉर्मेट है। जेसन फॉर्मेट कैसे होता है? ऐसे होता है, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप, ये एक जेसन ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर, ये जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? की वैल्यू पेयर होती है। तो की के हिसाब से हम कुछ भी लिख सकते हैं, सपोज रोल नंबर, कॉलन, बराबर, वैल्यू को हम दे सकते हैं 101, कॉमा, सेकंड की सपोज नेम, कॉलन, नेम की वैल्यू स्ट्रिंग है तो सिंगल कोटेशन के अंदर महेश, कॉमा, मैथ्स, कॉमा 99। तो ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है जेसन फॉर्मेट। लेकिन यही जेसन फॉर्मेट इंटरनली जब बाइनरी में कन्वर्ट हो जाता है तो बाइनरी जेसन बोलते हैं हम। तो जेसन और बीसॉन, उसमें डिफरेंस है थोड़ा, बराबर। क्या डिफरेंस है? एक तो स्पीड का डिफरेंस है, एनकोडिंग का डिफरेंस है, और उसकी वजह से जो नो एसक्यूएल डेटा है उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा फास्ट रहता है। तो अभी इतना समझ लो कि भी एसक्यूएल डेटा की कंपैरिजन में नो एसक्यूएल डेटा जो होता है वो परफॉर्मेंस फास्ट देता है। अब दोनों की कंपैरिजन करें, यहाँ पूरा लिख देता हूं मैं, साइंस। चलो अब दोनों की कंपैरिजन करें तो हमारा यहाँ पे जो टेबल है, ये जो हमारा टेबल है, टेबल के अंदर डेटा स्टोर हुआ। यहाँ पे बीसॉन के अंदर डेटा, बीसॉन फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट मतलब एरे। तो एरे का सिंबल क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट है। एक रिकॉर्ड सेम टू सेम इसका कॉपी करके मैं दूसरा रिकॉर्ड बनाता हूं। तो ये जो रिकॉर्ड है नो एसक्यूएल डेटा में इस तरीके से एक डॉक्यूमेंट बनता है पूरा, बराबर। तो हमारा जो डेटाबेस होता है, जैसे हमारे एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर ये डेटाबेस है GIT_डेटाबेस, उस डेटाबेस को हम नो एसक्यूएल डेटाबेस में बोलते हैं कलेक्शन। तो यहाँ पे लिखता हूँ डेटाबेस यानी नो एसक्यूएल डेटाबेस में कलेक्शन, ठीक है। फिर डेटाबेस के अंदर जो हम टेबल के अंदर डेटा स्टोर करते हैं, जिसके हम टेबल जिसको बोलते हैं उसको नो एसक्यूएल डेटाबेस में बोलते हैं डॉक्यूमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट बेस्ड हुआ, इसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं, इसलिए नो एसक्यूएल डेटाबेस बोलते हैं हम डॉक्यूमेंट। इट स्टोर्स डेटा इन फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। और जिसको हम कॉलम बोलते हैं, सेल बोलते हैं, बराबर, इसको हम नो एसक्यूएल डेटाबेस में हम बोलते हैं फील्ड्स। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट है, ये पूरा कलेक्शन है। और ये एक जो डेटा है, एक डेटा, इसको एक रो को हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट
और यहाँ पे एक जो फील्ड है रोल नंबर नेम, इसको हम बोलते हैं फील्ड। तो ये जो फॉर्मेट है इसको हम बिसोन फॉर्मेट बोलते हैं, जेसोन फॉर्मेट नहीं। जेसोन फॉर्मेट और बिसोन फॉर्मेट सेम जैसा ही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है, ये बाइनरी फॉर्मेट होता है। इंटरनली ये बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है और इसका परफॉर्मेंस फास्ट होता है जेसन के कंपैरिजन में भी। ठीक है, तो उसके बाद इसका प्रैक्टिकल भी करना था। तो प्रैक्टिकल करने के लिए क्या करेंगे धवल, नेक्स्ट सेशन रखेंगे, क्योंकि इसके इंस्टॉलेशन में ही 10-15 मिनट लगेंगे मोंगोडीबी के। हेलो धवल, है कि नहीं है? यस। हाँ, तो इसका प्रैक्टिकल का प्लान था मेरा आज, लेकिन इसके मोंगोडीबी के इंस्टॉलेशन में ही 10-15 मिनट लगेंगे। तो क्या करें, अदर सेशन रखेंगे, दूसरा सेशन रखेंगे कभी? હા સર બીજું સેશન રાખશું, પરમિશન લઈ લઈશ હું સર જોડેથી, ઓકે, અને પછી હું તમને ઇન્ફોર્મ કરીશ, બરાબર છે? કંઈ વાંધો નહીં। તો પહેલા ઇન્ફોર્મ કરીએ તો આપણે વહેલા લઈ લે લેક્ચર 10 વાગે। પણ સર એકચ્યુઅલી એ પેરેલલ એટલી બધી ઇવેન્ટ હતી ને, ઓકે ટાઈમ ફિક્સ થઈ ગઈ। ओके, कहीं बात नहीं। तो चलो फटाफट से ये इतना यहाँ तक मैं रखता हूँ। ये वीडियोस भी मैंने रिकॉर्ड किया है, ठीक है। वीडियोस भी मैं धवल सर को भेज दूंगा। धवल सर या तो फिर मैं यूट्यूब की लिंक भेज दूंगा और इसका डॉक्यूमेंट का भी PDF फाइल भेज दूंगा सबको। एक लास्ट में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरा खुद का कंपनी है MG इन्फोसॉफ्ट, जिसमें मैं वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, वो सब ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ और सर्विस भी प्रोवाइड करता हूँ। दूसरी कंपनी है मेरी MG मोशन पिक्चर्स, जिसमें मैं एनिमेशन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, VFX की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ और गेम प्रोग्रामिंग, गेम डिज़ाइनिंग एज वेल एज गेम प्रोग्रामिंग, गेम डेवलपर्स में डेवलप करता हूँ। और 2004 से मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 16 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरा और 5000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स आज तक पास आउट कर दिए। माइक्रोसॉफ्ट में भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, एसेंचर में है, TCS में है, IBM में, सब कोई भी कंपनी में जाओ मेरे स्टूडेंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर करियर ओरिएंटेड आपको कुछ भी सीखना हो, कुछ भी आपको करियर रिलेटेड गाइडेंस लेना हो, तो आप मेरी ऑफिस पे आ सकते हैं, कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है, नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर दो। फ़ोन नंबर मैं देता हूँ 9825334493। हाँ, चैट में ही मैं लिखता हूँ, बराबर, 9825334493, बराबर, यही मेरा नंबर है। कोई भी टेक्नोलॉजी सीखनी हो मैं खुद ही पढ़ाता हूँ। मेरे ट्रेनिंग सेंटर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई फैकल्टी हायर की है और फैकल्टी पढ़ाएगी, मैं ही खुद पढ़ाता हूँ, बराबर। और इन डेप्थ सब्जेक्ट इंडस्ट्री रिलेटेड ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, ठीक है। और ऐसे भी कोई भी गाइडेंस लेना हो, रोड मैप लेना हो, कुछ भी लेना हो, तो कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हो, कभी भी मेरी ऑफिस पे आके मिल सकते हो, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आज का सेशन में जो भी पढ़ाया वो सबको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रैक्टिस भी आप कर लोगे आपके हिसाब से। 3rd सेमेस्टर में आ गए, अभी ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कभी भी कुछ काम हो तो मिल लेना मुझे। धवल सर से भी कांटेक्ट करके मेरा नंबर ले सकते हो, किसी को मिस हो गया हो तो। थैंक यू। Okay, thank you so much. We are going to now begin with question answer session. अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है। Like suppose किसी को कुछ डाउट regarding any doubt they can ask. हाँ, सेशन ले सकता है मैं 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन, फटाफट जल्दी से। Okay. आई थिंक जो पढ़ाया उसमें तो मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। Yes, ऑलरेडी सर फीडबैक बहुत सारे मिले हैं। हाँ। उसमें लोगों ने लिखा है कि भाई बेस्ट ऐसा सेशन है वाले ऐसा, राइट। बट फिर भी मैंने एक बार बहुत लोगों का फीडबैक बाकी, हाँ, तो आप बाकी लोग भी फीडबैक भर देना। एंड नाउ आई वुड लाइक टू थैंक्स लाइक एवरीवन, स्टूडेंट, फैकल्टी मेंबर्स, IQAC committee for attending today's webinar. So like if you have any other questions you can contact in the given number in the chat box. So once you leave today's webinar, आपको एक मैं feedback link भी भेज दूंगा and it will be much appreciated if you fill that. And on behalf of Gandhi University of Technology, I'd like to thank you for giving us your time and joining us today, and have a great rest of your day, sir. थैंक्स धवल, थैंक्स, थैंक्स धवल। हाँ, लेफ्ट हो जाता हूँ मैं धवल। Yes sir, okay. ओके, चलो बाय बाय सर।
Okay, bye. Take care, sir. Okay, thank you all.